बधुआ मजदूरी, ये शब्द हमने कई बार विभिन्न माध्यमों से अपने जीवन में सुना होगा। ये पूरे विश्व की बहुत पुरानी समस्या है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। कई लोगों को आज ये लगता है कि बधुआ मजदूरी कई सालों से समाप्त हो गई है या ये समस्या अब समाज में नहीं रह गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई क्षेत्रों में आज भी ये समस्या यथावत पाई जाती है। तो आज इसी विषय पे बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्री आलोक बेंजामिन को, जो समाज सेवी हैं और मनोचिकित्सक के तौर पे भी अपनी सेवाएं देते हैं। तो स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला तो सवाल मैं यही आपके सामने रखूंगा कि आखिर बधुआ मजदूरी है क्या, इसे हम कैसे समझ सकते हैं? कोई ऐतिहासिक परिदृश्य है, कोई तरीका है कि जिसको हम समझ सकते हैं कि क्या है ये? जी, बंधुआ मजदूर जो है, जो बंधुआ मजदूर प्रणाली उत्सादन अधिनियम 1976 के अनुसार, जब एक देनदार किसी एक लेनदार को समझौते या एग्रीमेंट के तहत उसे पूर्ण अथवा आंशिक रूप से बंधुआ मजदूरी के लिए मजबूर करता है, तो इस स्थिति में हम उसे बंधुआ मजदूर कहते हैं। और इसके जो तत्व हैं वो इस प्रकार से हैं कि बंधुआ मजदूर की आवाजाही की में पाबंदी होगी, उसे स्वतंत्रता नहीं होगी कि अपनी इच्छा से कहीं वो जा सके। बंधुआ मजदूर में ये भी पाबंदी होगी कि वो कोई दूसरा मालिक या दूसरा काम स्वेच्छा से खोज नहीं सकता। साथ ही साथ वो अपना कोई माल अपनी मर्जी से बाजार मूल्य पर बेचने के लिए भी वो स्वतंत्र नहीं है। और चौथी बात ये देखने को मिलती है कि न्यूनतम मजदूरी का ना मिलना। तो इनमें से ये सारे या कोई एक भी तत्व पाया जाता है तो वो बंधुआ मजदूर की श्रेणी में आता है। बधुआ मजदूरी मनुष्य की जो स्वतंत्रता है उसको हनन करती है। मानव की स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है, जिन पे सालों से कई सारे देशों में काम होता रहा है। पर आज भी अगर इस तरह की समस्या जब हम जिसे सभ्य समाज कहते हैं उसमें अगर पाई जाती है तो ये एक बड़े चिंता की विषय है। बधुआ मजदूरों के प्रति आपने जब काम करना शुरू किया तो क्या अनुभव रहा, क्या देखा आपने कि यहाँ भी कहाँ पाई जा रही हैं इस तरह की चीज़ें? 2020 में ग्वालियर के पास ही ये कोविड का समय था, जहाँ पर प्रशासन को सूचना मिली कि कुछ मजदूरों को बंधुआ बनाकर रखा गया है। और वहाँ पर उस प्रशासन की टीम के साथ मुझे भी जाने का अवसर मिला और मैंने देखा कि 2 परिवार थे, उनके बच्चे थे और वो वहाँ पर उन्हें स्वतंत्रता नहीं थी। तो उनमें से किसी ने एक ने बाहर आकर के जैसे तैसे कॉल किया प्रशासन को, तो प्रशासन की टीम फिर हरकत में आई और पुलिस की सहायता से पूरा अमला वहाँ पर गया और उनको छुड़ा कर के लेकर के आया। अब इस प्रकार के लोग जो इनको बंधुआ बना के रखते हैं बहुत दबंग रहते हैं। मुझे अभी भी याद है कि जब हम उनको लेकर के रैन बसेरा आए थे एक रात्रि में, वो मध्य रात्रि हो चुकी थी, तो वहाँ पे उस दबंग ने उस प्रशासनिक अधिकारी को फ़ोन करके धमकाया भी, लेकिन प्रशासन बहुत अलर्ट था और उनको प्रशासनिक कार्रवाई के तहत उन्हें उनके घर वापस जाने में और ये रेस्क्यू करने में, छुड़ाने में मदद मिली। यद्यपि काफ़ी समय हो गया हमें आज़ादी को, लेकिन कुछ ऐसे दबंग पाए जाते हैं जो अपने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इस प्रकार लोगों को बंधुआ बना करके उनके अधिकारों का हनन करते हुए अपना स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं। आज जो समाज हमारा है सभ्य होने का दावा करता है, जहाँ पे हम पशुओं की भी आज़ादी और उनके खुद के राइट्स पे बात करते हैं, तो एक मनोचिकित्सक होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह की पीड़ाओं से गुजरते हैं, क्या समस्याएं उनको होती है जो व्यक्ति बधुआ मजदूरी में फंसा हुआ है? तो देखिए, इसमें स्वतंत्रता का हनन या स्वेच्छा का हनन मनुष्य की दृष्टि से देखा जाए तो जो सबसे बड़ी ताकत हमारी है वो स्वेच्छा है। हमें चुनाव करने का अधिकार हो कि हम क्या खाएं, क्या ना खाएं, क्या चुनें, क्या ना चुनें। तो बंधुआ मजदूरों के बारे में जब हम विचार करते हैं, क्योंकि ये बंधुआ हैं, इनके चुनाव बड़े सीमित हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जाने आने पे पाबंदी, पैसे पे पाबंदी, हर चीज़ की पाबंदी है वहाँ पर। और साथ ही साथ इन्हें इन पाबंदियों के साथ साथ जिन प्रताड़नाओं को, जिन पीड़ाओं को उन्हें झेलना पड़ता है वो भी भयावह हैं। जैसे शारीरिक प्रताड़ना, आत्मसम्मान पर ठेस पहुँचती है, इनके साथ गाली गलौज की भी स्थिति रहती है और इनको अपनी जान का भी खतरा बना रहता है और इनके स्वास्थ्य और सुरक्षा की भी अनदेखी की जाती है। कई मामलों में यौन उत्पीड़न भी सामने आया है, बलात्कार जैसी घटनाएं भी हुई हैं और कई बार ये देखा गया है कि कई विशेष जातियों को
बंधुआ मजदूर भी बनाया जाता है, तो वहाँ जातिगत हिंसा या जातिगत गाली गलौज भी होता है। फिर ये भी डर रहता है इनके साथ कि इन्हें ट्रॉमा रहता है कि इन्हें किसी और के पास ना भेजा जाए। वित्तीय अपराध देखे गए हैं, बाल मजदूरी भी सामने आई है इसके साथ। तो इस प्रकार की जो प्रताड़नाएं हैं, जो पीड़ाओं का सामना करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये ट्रॉमा से गुजरते हैं और ये बड़ी दुखद स्थिति है इनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के भी। आप इनसे मिले हैं, इनको आपने पुनर्वास करने की भी कोशिश में लगे रहे हैं। उनकी मानसिकता में क्या अंतर होता है, क्या लंबा प्रभाव उनकी मानसिकता में होता है जो बंधुआ मजदूरी से निकल के आया है? कई बार उनके अंदर जो, जैसे मैंने बताया, व्यक्तिगत आत्मसम्मान की कमी रहती है, उन्हें दबा कुचला सा उनके साथ व्यवहार होता है। तो आप देखते हैं कि स्वतंत्रता पाने के बाद भी उस स्वतंत्रता में जीने में एक व्यक्ति सीखता है। उस प्रकार के अनुभव से उनको गुजरना पड़ता है कि अरे अब वो अपनी इच्छा से कहीं जा भी सकते हैं, अपनी इच्छा से अपने पैसों का उपयोग भी कर सकते हैं। जो अधिकार है उनका वित्तीय रूप से, जो मजदूरी उनको मिलनी चाहिए वो ले सकते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा उनको सीखना होता है, उसमें आगे जाना होता है। कई बार ऐसा भी देखा गया कि एक बार बंधुआ होने के बाद वो फिर किसी दूसरी, कुछ सालों बाद वो फिर पड़ जाते हैं बंधुआ मजदूरी में। तो ये उनको एक मानसिक परिवर्तन होने की आवश्यकता है। उसके लिए थोड़ा सा उनको परामर्श दिया जाता है, उनके आत्मसम्मान को जगाने की कोशिश की जाती है। तो इस प्रकार से परिवर्तन बहुत धीरे से ही आता है और किसी भी प्रकार के ट्रॉमा से आप गुजरें तो उसमें समय लगता है। जैसे कई सारी सामाजिक बुराइयों के बारे में हम जानते हैं, सरकार ने भी उनमें बहुत सारे कदम ऐसे उठाए हैं, कई कड़े अधिनियम भी बनाए हैं। बंधुआ मजदूरी को लेके सरकार के क्या कदम रहे हैं और क्या नियम बने हैं उनके? बंधुआ मजदूरी को लेकर के 1976 में ही एक बड़ा अधिनियम लेकर के आया गया, जो बंधुआ मजदूरी प्रणाली, जो सिस्टम है, उसके उन्मूलन अधिनियम के रूप में हम उसे जानते हैं। इस अधिनियम के तहत जो भी अग्रीमेंट हुआ है, जिसने बंधुआ बनाया है, जो मजदूरी करा रहा है, ये अधिनियम उस अग्रीमेंट को शून्य करता है कि ये अनुबंध वैधानिक नहीं है, ये माना जाता है। और वहाँ पर भी जो ऋण की व्यवस्था है कि ऋण चुकाने के लिए वो कार्य करता है, बंधुआ रखा गया है, उस ऋण को भी वो समाप्त करता है ये अधिनियम। और इस अधिनियम के तहत 3 वर्ष की जेल और 2,000 रुपये तक का जुर्माना है। ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। और साथ ही साथ एक विशेष बात है इस अधिनियम में कि हर एक ज़िले में एक विजिलेंस कमेटी के गठन को उन्होंने मान्यता दी है कि इसका गठन किया जाए। तो ये कुछ प्रमुख बिंदु हैं इस अधिनियम के, जिससे बंधुआ मजदूरी में रोकथाम के लिए कारगर सिद्ध होती है। क्या प्रभाव पड़ा है इन सरकारी कदमों से, इन नियमों से, इन अधिनियमों से? कई सारे सामाजिक कार्यकर्ता भी इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। तो वर्तमान स्थिति के तौर पे आप कैसे देखते हैं कि क्या कुछ बदलाव आया है समाज में? मैं सोचता हूँ इस अधिनियम से काफ़ी प्रभाव हुआ है इसके उन्मूलन में, क्योंकि हम देखते हैं जिस समय में, आज़ादी के समय में जो अत्यधिक प्रचलित था, जगह जगह आप देखते थे इस प्रकार के कृत्यों को, आज उतना सुनाई नहीं देता है। तो काफ़ी प्रभावशाली रहा है ये अधिनियम। ये पूर्ण रीति से समाप्त हो गया है ऐसी स्थिति भी नहीं है। और NCRB का जो डाटा है, जो आपको उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा, 2020 से 2022 के बीच में जो बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 के तहत 2,638 केसेस पंजीकृत किए गए हैं। तो अभी भी ये विद्यमान है और समाज को और अधिक इसमें कार्य करने की आवश्यकता है। पुनर्वास के लिए किस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, या आप लोगों के द्वारा किस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं? सरकार के, जैसे मैंने आपको बताया कि जो नियम तो हैं ही, साथ में सरकार ने इनको कई प्रकार से वित्तीय सहायता का प्रावधान रखा गया है कि जैसे कि ये छुड़ाए जाते हैं तो इनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है छुड़ाए जाने का, रिलीजिंग सर्टिफिकेट बोलते हैं। उसके तहत इनको स्वस्थ मजदूरी मिलने का प्रावधान है। वहाँ पर उनको 2 लाख रुपए तक का उनको मुआवजा मिलने का प्रावधान है। वहाँ पर काउंसलिंग की सुविधा भी दी जाती है। ऐसे कई प्रकार की सुविधा वहाँ पर सरकार उनको देती है। ये प्रयास जो है और गति से आगे बढ़ें और तेज़ी से इन समस्याओं से हम मुक्त हों, एक सभ्य समाज का दावा करने वाला समाज वाकई सभ्य हो और इन सारी समस्याओं से दूर हो। कोई व्यवहारिक सुझाव आपके मन में आते हैं कि कुछ और कदम हमें उठाने पड़ेंगे, कुछ और अच्छे तरीके से तेज़ी से काम करना पड़ेगा? सरकार तो अपनी भूमिका निभा रही है, साथ में हम लोगों की, जो हमारे श्रोता है, जो समाज का नागरिक है, उसकी क्या भूमिका हो सकती है?
हमें जागरूकता अभियान चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि ये कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा है और इस पर काम करने की आवश्यकता है। तो एक आम जन में एक जागरूकता अत्यधिक बढ़ी जाए, और सरकारी तौर पे मैं ये कहूँगा कि जो प्रशासन को आवश्यकता है वो ये है कि जो इनकी विजिलेंस कमिटीज़ हैं उनको और सुदृढ़ बनाया जाए, ताकि वो और व्यवहारिक रूप से कार्य कर सकें। तो ये 2 मेरे सुझाव होंगे, ताकि ये एक्शन प्लान में अच्छी रीति से परिवर्तित हों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए और बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन पे जो प्रयास चल रहे हैं और इन समस्याओं से हमारे श्रोताओं को आपने बहुत अच्छे ढंग से अवगत कराया है। उनको पता भी चल गया होगा कि वाकई में किस तरह की स्थिति समाज में है। आशा है कि आपका जो कार्य है वो सिद्ध हो, सफल हो। कई ऐसी गतिविधियों में, ऐसे कार्यों में आप आगे प्रयास करते हुए इस तरीके के इफेक्ट लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।